आज इकोनॉमी ग्लोबलाइज है। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे पूरी तरीके से डिपेंड है। उसमें एक सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो एक कंट्री का दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करना हो, चाहे दूसरी कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट करना हो। वही नहीं, अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट भी आज एक कंट्री दूसरी कंट्री की तरफ बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब जो क्वेश्चन आता है, जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो करेंसीज आती हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कौन से अकाउंट में होती है? तो वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं मीनिंग, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है। सबसे फर्स्ट मीनिंग, it is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transaction between the resident of a country and the rest of the world. कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है, किसका? एक कंट्री, रेजिडेंट कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया का, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे यूएसए के साथ। किस तरीके से? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, या वहीं चाइना के साथ भी होंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होंगे। ऐसे बहुत सारे देश होंगे जहां इंडिया ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करता होगा। ये कौन से अकाउंट में आते हैं? ये सब के सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट। वैसे इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट और हमारा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या कहता है? करंट अकाउंट कहता है कि वो उन ट्रांजेक्शन्स को लेता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? जैसे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स हम करंट अकाउंट में करते हैं। इस ट्रांजेक्शन की खास बात ये होती है कि ना तो ये हमारे असेट्स को इफेक्ट करते हैं, ना ही हमारे लायबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखो, जब भी हम एक कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो सीधा सा ना, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। मतलब एक तरफ से आपने पैसा दिया और दूसरी तरफ से आपने गुड्स ले ली, तो इससे आपकी ना तो आपकी लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा, ना ही आपके असेट्स पे कोई इफेक्ट हुआ। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स किस में आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल टीवी। फॉर एग्जांपल हम चाइना से टीवी मंगवा रहे हैं, तो टीवी जो हम मंगवा रहे हैं दैट कम्स इन आवर करंट अकाउंट। और टीवी मंगवाई, हमने पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स ने ना तो हमारे असेट्स को इफेक्ट किया, ना हमारी लायबिलिटीज को इफेक्ट किया। और इन गुड्स को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते देख सकते हैं, क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं ना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ विजिबल और विजिबल ट्रेड। क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ विजिबल और विजिबल ट्रेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम दूसरा लेके चलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज लाइक टीचर, डॉक्टर, प्लम्बर और बहुत सारी जो सर्विसेज हम फील कर सकते हैं। कोई गुड्स नहीं है, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। वो हमारे किस में आती हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ। इसको हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल और इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, तो दैट इज ये हमारा कौन किस में आएगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर इज लाइक अ वन साइडेड थिंग। जब आपको कुछ एक तरफा चीज मिल जाए, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दे दी, तो पॉकेट मनी वन साइडेड, आप उनको कोई सर्विस थोड़ी दे रहे हो। तो इस टाइप की चीजें, इट इज वन साइडेड ट्रांजेक्शन लाइक गिफ्ट, डोनेशन। आप किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री से आपको गिफ्ट या डोनेशन रिसीव हो रहा है, तो वो कौन से ट्रांसफर में आएगा? आपके यूनिलैटरल ट्रांसफर में आएगा। लाइक इट इज दोज रिसीट एंड पेमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी सर्विसेज इन रिटर्न। ये वो रिसीट और पेमेंट होते हैं जो विदाउट एनी सर्विसेज के किए जाते हैं। क्लियर है?
तो जरा आप करंट अकाउंट को फिर से देख लेते हैं। करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं। पहली, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को हम बैलेंस ऑफ विजिबल भी कहते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट की खास बात यह है कि उन ट्रांजेक्शन्स को करता है एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉरेन कंट्री से एक पर्सन आता है इंडिया में और वो कहता है कि मैं दिल्ली में क्या करूँगा, एक इंडस्ट्री खोलूँगा। दिल्ली में उसने इंडस्ट्री खोली। अब बताओ उसके पास क्या आ गया? असेट्स। वो इंडस्ट्री उसकी है ना, तो वो उसके क्या है? असेट्स। तो ये ट्रांजेक्शन, ये एक टाइप से क्या किया उसने? इन्वेस्टमेंट। ऐसे ट्रांजेक्शन्स किस में आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो ये किससे क्रिएट हुए? हमारे असेट्स क्रिएट हुए। सेकंड हमारा है, अच्छा करंट कैपिटल अकाउंट में हम किन को लेके चलते हैं? बोरोइंग, लैंडिंग और हम किस कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। 2 चीज़ें आती हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, बोरोइंग एंड लैंडिंग, एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बोरोइंग। बोरोइंग क्या है? कोई भी इंडियन कंपनी जब क्या करती है, बाहर वाली किसी भी कंट्री से लोन लेती है तो उसको हम क्या कहेंगे? बोरोइंग। बट ये बोरोइंग 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सीधी सी बात है, किसी भी इंडिया, मान लो हम इंडिया का एग्जांपल है या कोई भी रेजिडेंट कंट्री, उस कंट्री अपने फॉरेन करेंसीज के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो जो लोन लेती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बस इस कमर्शियल बोरोइंग में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन जो हमारा दूसरा होता है दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? इसमें हमारा बोरोइंग तो होती है बट लोन जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, यानी कि लोन पे क्या मिल जाता है? हमें कंसेशन मिल जाता है। ठीक है, देखो हर इकोनॉमी में ना 2 सिचुएशंस आती रहती हैं। क्या होता रहता है? या तो फ्लड आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है। तो ऐसे में आपने सुना होगा कि कई बार बाहर फॉरेन कंट्रीज भी हेल्प करती है। तो जो वो हेल्प करती है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज जो हेल्प करती है वो हेल्प भी एक तरीके की क्या है? एक्सटर्नल असिस्टेंस। मान लो उन्होंने डोनेशन में दे दिया या उन्होंने लोन भी दिया और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, तो वो किस में आएगा? एक्सटर्नल असिस्टेंस में। लेकिन अगर वही कोई इंडियन कंपनी किसी भी टाइप का बिजनेस करने के लिए पैसा ले रही है तो वो किस में आएगा? आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 टाइप की है। पहली है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आजकल बहुत न्यूज़ में है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कि एफआईआई जो है स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि परचेज ऑफ एन एसेट्स दैट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट्स टू द परचेजर। हम एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स मतलब हम उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन उस कंपनी के शेयर्स खरीदने से हमारे उस कंपनी पे कंट्रोल थोड़ी हो जाता है। जैसे मान लो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब हमारा उस कंपनी पे हमारा कोई राइट नहीं है ना, हमें सिर्फ उस शेयर्स पे हमारा राइट है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स एंड शेयर्स। वहीं हमारा एक दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके इंडस्ट्री खोलो। अब मान लो कोई भी कंट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ने जापान में जाकर एक इंडस्ट्री खोली। अब किसका राइट है उस पर? असेट्स पे किसका राइट है? डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री मान लो जापान की कोई कंपनी उसके शेयर्स खरीद ले, तो उसको किस में लेके आएंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी किसी भी टाइप की क्या खोल लो? कंपनी वगैरह खोल लो। जैसे इस साल इंडिया में एफडीआई कितना हुआ? पिछले साल 33.5 बिलियन था, इस साल 42.1 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, यानी कि इनफ्लो, कंट्री में पैसा आया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अच्छा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ़र्क क्या है इसमें? जो है असेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता कंट्री के, उस पर कोई राइट नहीं है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उस पर पूरा हमारा राइट होता
है। तो ये होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को फिर से देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में एक तरफ आती है लैंडिंग, दूसरी तरफ आती है इन्वेस्टमेंट, जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज। देखो, बोरोइंग करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? लायबिलिटीज पे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एसेट्स पे। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया। तो